जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848 पढ़ रहे थे अपन, वही कंटिन्यू करेंगे। उसका एक लास्ट टॉपिक रह गया है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा है। देखो, 1830s में यूरोप में चल रहे थे इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक हार्डशिप्स थी। और इन इकोनॉमिक क्राइसिस के रीजंस क्या थे? एक तो पूरे यूरोप में पॉपुलेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रही थी, बहुत रैपिडली बढ़ रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, बेरोजगारी भी बढ़ते जा रही थी। लोग माइग्रेट कर रहे थे, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? स्लम्स क्रिएट हो रहे थे। अच्छा, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया था, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से इंग्लैंड के जो चीपर और अच्छी क्वालिटी के गुड्स थे वो पूरे यूरोपियन मार्केट्स में आने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ? लोकल प्रोड्यूसर्स का मार्केट डिस्ट्रॉय हो गया। दूसरी तरफ एरिस्टोक्रेसी जहां भी एग्जिस्ट करती थी वहां पीजेंट्स को सप्रेस किया जा रहा था, वहां पीजेंट्स को दबाया जा रहा था। और फाइनली बैड हार्वेस्ट ईयर्स हुए, ऐसे ईयर्स जब फसल का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? फूड शॉर्टेज हुई और फूड के प्राइसेस बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गए। इसका रिजल्ट अपने को देखने को मिला था 1848 में। 1848 में फूड शॉर्टेज की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से फ्रांस के लोग सड़कों पे आए, स्पेशली पेरिस के लोग सड़क पे आए, उन्होंने रिवोल्ट किया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक बन गया। इससे पहले अपन ने ये भी देखा था कि 1845 में एक सिलीशिया नाम के विलेज में वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, लड़ाई लड़ी। अच्छा, एक तरफ तो ये जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको खाने तक को नहीं मिल रहा है, वो लोग रिवोल्ट कर रहे थे, वो लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, लीड कर रहे थे। तो ये लिबरल लोग, लिबरल मिडिल क्लास क्या कर रही थी? अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और हुई, वो देखो पहले कि फ्रांस क्या रिपब्लिक बन गया। फ्रांस रिपब्लिक बन गया और फ्रांस में लोगों को, मेल्स को वोटिंग राइट मिल गया। तो आसपास के जितने भी किंगडम्स थे जो अभी तक नेशंस नहीं बने थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये लोग देख रहे थे कि यार फ्रांस को इतना बुरी तरह से पीटा जाता है, हर बार इनको दबाया जाता है, लेकिन ये हर बार यूनाइट होते हैं और फिर नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस में लग जाता है। हर बार ये किसी न किसी तरह से नेशन बना लेते हैं, नेशन खड़ा कर देते हैं। फ्रांस की हिस्ट्री ऐसी ही रही है, अपन ने पढ़ी है कि 1789 में लुइस 16 के अगेंस्ट लड़के इन्होंने नेशनल असेंबली बनाई। फिर 1804 में वापस से एम्परर आ गया, नेपोलियन। अच्छा, जब नेपोलियन 1815 में हटाया गया तो फिर और भयंकर कंजर्वेटिव रिजीम आया, जिसने फ्रांस को पूरी तरह से आइसोलेट करने की कोशिश करी, भरपूर कोशिश करी कि किसी भी तरह से फ्रांस को दबाया जाए, फ्रांस को एक्सपेंड ना करने दिया जाए। लेकिन बावजूद इसके इन लोगों ने 1830 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना ली, लुई फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना के बिठाया, और फिर फाइनली 1848 में फ्रांस को इन्होंने रिपब्लिक बना दिया। तो आसपास के लोग इंस्पायर हो रहे थे, देख रहे थे कि इतना दबाने के बावजूद भी ये लोग रिपब्लिक बन सकते हैं, नेशन बन सकते हैं, तो हम तो फिर भी बेहतर स्थिति में, हम क्यों नहीं यूनाइट हो सकते हैं? तो आसपास के जितने भी किंगडम्स थे वहाँ के लोगों ने यूनाइट होना शुरू किया और उन्होंने बोला कि हमें चाहिए नेशन, हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स in European countries in the year of 1848, the revolution led by educated middle class was underway. ये जो एडुकेटेड मिडिल क्लास थी, इसने सोचा कि यार लड़ाई तो चली रही है, गरीब आदमी सड़क पे ऑलरेडी है ही, आग लगी हुई है, तो क्यों ना अपनी डिमांड्स भी रख दें। इनको इंस्पायर किसने किया? इवेंट्स इन द February 1848 इन फ्रांस हैड बॉट अबाउट द एब्डिक्शन ऑफ मोनार्क, कि एक तो मोनार्क को हटा दिया गया एंड अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज वॉज प्रोक्लेम्ड। इसकी वजह से क्या हुआ कि अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, जहाँ पे इंडिपेंडेंट नेशंस अभी भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, मैन एंड वीमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड, मैन एंड वीमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास ये कंबाइन हुए, ये रोड पे बाहर आए और इन्होंने डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, कॉन्स्टिट्यूशन की विद नेशनल यूनिफिकेशन। थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में इन्होंने क्या डिमांड्स रखी? इन्होंने डिमांड रखी
फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। इन्होंने क्या बोला कि हमें नेशन स्टेट बनाना है बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स में इन्होंने 3 चीज़ें मांगी। एक तो इन्होंने बोला कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, संविधान दे दो। दूसरा इन्होंने बोला हमें चाहिए फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि भैया न्यूज़पेपर में क्या लिखा जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, उसकी आज़ादी चाहिए। और तीसरा ये लोग बोले फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, संगठन बनाने का फ्रीडम। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह होती हैं ये सब संगठन ही है, तो संगठन बनाने का हमें फ्रीडम चाहिए। और इसका सबसे शानदार इम्पैक्ट दिखा जर्मन स्टेट्स में। जर्मन स्टेट्स के लोगों ने एसोसिएशंस बनाना शुरू किया और ये लोग फ्रैंकफर्ट नाम की एक सिटी में मिले। फ्रैंकफर्ट नाम की एक सिटी में मिले और वहाँ इन लोगों ने कसम खाई, इन लोगों ने वोट किया कि हम बनाएंगे एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। इन्होंने क्या वोट किया कि हम बनाएंगे एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। अच्छा, ये ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनी और इसकी मीटिंग हुई 18 मई 1848 को। कब मीटिंग हुई? 18 मई 1848 को इस ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मिले। कहाँ मिले? ये लोग मिले फ्रैंकफर्ट सिटी की एक चर्च में जिसका नाम है सेंट पॉल चर्च। और इस मीटिंग को, सेंट पॉल चर्च की जो मीटिंग है, इसी को बोला गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। क्या बोला गया? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब देखो ये क्या है, लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे, इनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा तो था नहीं, ऐसा तो था नहीं कि ये कोई नई बिल्डिंग ही बना देते। तो ये लोग 18 मई 1848 को एक चर्च में मिले जिसका नाम है सेंट पॉल, और उसी मीटिंग को इन्होंने क्या बोला? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। इन द जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt। ये लोग कहाँ आए? ये लोग मिले सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में और वहाँ इन्होंने कसम खाई, वोट किया टू फॉर्म अ ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। इन्होंने क्या बोला कि हम एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे। अब ये ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लोग 18 मई 1848 को मिले। इसके 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ मिले? ये मिले सेंट पॉल चर्च में। कहाँ मिले? सेंट पॉल चर्च में। और इसी मीटिंग को क्या बोला जाता है? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की मीटिंग कब हुई? 18 मई 1848 को। इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का आउटकम था कॉन्स्टिट्यूशन। इन लोगों ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, एक संविधान ड्राफ्ट किया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने कहा कि हम जर्मन नेशन बनाएंगे एक, और कैसा बनाएंगे कि वहाँ पे होगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वहाँ पे क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पे अपन ने पिछले सेशन में बात की थी। इसमें क्या होता है कि मोनार्क के पास में कोई पावर नहीं होती, राजा को सिर्फ गुड्डे की तरह बिठा दिया जाता है, उसके पास में कोई पावर नहीं होती। पावर सारी किसके पास में होती है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास में। पावर सारी किसके पास में होती है? पार्लियामेंट के पास में। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्टेड टू अ पार्लियामेंट। अच्छा, इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क किसको बनाना है। उस टाइम पे जर्मन स्टेट्स 39 हुआ करती थी जिनको नेपोलियन ने यूनाइट किया था। इसका नाम भी अपन ने पढ़ा था, जर्मन कॉन्फेडरेशन अपन इसे बोलते थे। इसमें सबसे पावरफुल किंगडम था किसका? प्रूशिया का। तो इन्होंने प्रूशिया के राजा फ्रेडरिक विलेम सेकंड, फ्रेडरिक विलहेल्म फोर्थ को ये प्रपोजल दिया कि भैया देखो, हम एक जर्मन नेशन बनाने की सोच रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाएंगे और तुम हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाना। फ्रेडरिक विलहेल्म ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ऑब्वियसली रिजेक्ट करेगा भाई, ये क्यों बनेगा? सबसे पावरफुल प्रूशिया का ये राजा है, ये क्यों बनना पसंद करेगा एक ऐसा मोनार्क जिसके पास में कोई पावर ही ना हो, जिसको सिर्फ गुड्डे की तरह बिठाया जाए, जिसको सिर्फ साइन करने का काम है। तो इसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करने के बाद आसपास के जितने भी मोनार्क्स थे, जितने भी राजा थे, उनको बोला कि देखो भाइयों, या तो यूनाइट हो जाओ, नहीं तो आज ये नेशनल असेंबली, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मुझे हटाने की कोशिश कर रहा है, कल को बारी तुम्हारी भी आएगी। तो ये मोनार्क्स जो थे, इनको ये बात समझ में आई और इन लोगों ने एक दूसरे के साथ में यूनिटी बनाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने एक दूसरे के साथ में इकट्ठा होना शुरू कर दिया। एक तरफ तो मोनार्क्स यूनाइट हो रहे थे और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, जो पार्लियामेंट का सोशल बेस था, जो पार्लियामेंट का सपोर्ट था, वो इरोड हो रहा था, वो खत्म हो रहा था। अब पार्लियामेंट का सपोर्ट खत्म क्यों हो रहा था? उसका बड़ा सिंपल सा रीजन, ये सपोज करो ये लिबरल मिडिल क्लास है,
इस लिबरल मिडिल क्लास में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि कुछ लोग पैसे वाले हो गए, कुछ लोग रिच हो गए, और ये जो पैसे वाले लोग थे यही फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए। इन पैसे वाले लिबरल मिडिल क्लास के लोगों ने गरीब लोगों की बात, ऐसे लोग जो कि वर्कर्स थे, जो कि आर्टिसंस थे, जिनके पास में पैसा नहीं था बट वो लिबरलिज्म के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी बात को सुनना बंद कर दिया, उनकी डिमांड्स को सुनना बंद कर दिया। अच्छा, जब रिच लिबरल मिडिल क्लास गरीब आदमी की डिमांड्स नहीं सुनेगी तो क्या ये गरीब आदमी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को सपोर्ट करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। और जैसे ही फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का सपोर्ट कम होने लगा, मोनार्क्स यूनाइट हो रहे थे, मोनार्क्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, मोनार्क्स को जैसे ही पता चला कि इनकी सपोर्ट कम हो रही है, मोनार्क्स ने बुलाई आर्मी, और आर्मी बुला के इनको बहुत पिटवाया और इनको बोला कि नालायकों, घर में बैठ जाना चुपचाप से, ना तुम्हारा कोई पार्लियामेंट ना तुम्हारी कोई नेशनल असेंबली, ज़्यादा चूंचा करी तो दोबारा पिटोगे। इनके पार्लियामेंट को, इनकी नेशनल असेंबली को डिसबैंडन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। द पार्लियामेंट, ये सोशल बेस एरोड क्यों हो रहा था? द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास हु रजिस्टर्ड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिशंस एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड, मोनार्की ने अपनी आर्मी बुलाई एंड द असेंबली वॉज फोर्स टू डिसबैंडन। असेंबली को बोल दिया गया कि बेटा घर बैठो, तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है पार्लियामेंट असेंबली वगैरह। अच्छा, ये लड़ाई हुई, इसमें विमेंस का क्या रोल रहा? विमेन की जब भी बात होगी, किसी भी रिवॉल्यूशन के दौरान, किसी भी लड़ाई में विमेंस ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है, अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है। लेकिन बावजूद इसके जब भी विमेंस को राइट्स देने की बात आती है, स्पेशली अगर बात करें तो पॉलिटिकल राइट्स जैसे राइट टू वोट, तो इनको राइट्स कभी भी इक्वल नहीं मिले, बराबर नहीं मिले। वो अपन ने फ्रांस में भी देखा था कि फ्रांस में विमेन को वोटिंग राइट मिला 1946 में जाके। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी यही हुआ। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में विमेन्स को बुलाया गया लेकिन ऑब्जर्वर्स की तरह से, इनको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दी गई, बालकनी में खड़ा कर दिया गया, बोला छज्जे पे खड़े हो जाओ और वहां से देख लो क्या चल रहा है, ऑब्जर्व कर लो, बाकी तुमको कोई राइट नहीं मिलेगा। और पूरे लिबरल मूवमेंट में ये बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है कि लिबरल मेल आदमी ने कभी भी वुमेन को ट्रूली पॉलिटिकल राइट्स देने की सोची नहीं है, राइट टू वोट तो देने की सोची नहीं है। द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। और ये तो कंडीशन तब थी जब लार्ज नंबर ऑफ विमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली। हर तरीके से विमेन ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। जैसे इन्होंने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए, अपने न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए, पॉलिटिकल मीटिंग्स में हिस्सा लिया, डेमोन्स्ट्रेशंस किए, लेकिन बावजूद इसके दे वर डिनाइड सफरेज राइट, दे वर डिनाइड वोटिंग राइट्स। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कन्वेन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, विमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स। इनको ऑब्जर्वर्स की तरह से बुलाया गया, इनको बोला गया कि भैया बालकनी में, गैलरी में, छज्जे पे खड़े हो जाओ और वहाँ से देख लो, बाकी तुम्हें कोई राइट नहीं है। अच्छा, फेमिनिस्ट क्या होता है? कोई भी ऐसा आदमी, कोई भी ऐसी औरत जो ये मानता है कि मेल फीमेल सब बराबर हैं, हर तरीके से बराबर हैं, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, और उस बराबरी के लिए अवेयरनेस क्रिएट करता है, वुमेन राइट्स की बात करता है, वुमेन के इंटरेस्ट की बात करता है, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। और इस आइडियोलॉजी को क्या बोलते हैं? फेमिनिज्म। आइडियोलॉजी को क्या बोलते हैं? फेमिनिज्म। और जो फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट अवेयरनेस ऑफ विमेन राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ द जेंडर्स। विमेन्स की बात खत्म हुई। 1848 का जो ये मूवमेंट था, जो रिवोल्ट्स थे, इनको राजाशाही ने, कंजर्वेटिव रिजीम ने सप्रेस कर दिया, दबा दिया। लेकिन इनको दबाने के बाद राजाशाही को एक चीज समझ में आई कि सिस्टम जैसे पहला चल रहा था वैसे नहीं चलाया जा सकता। ये जो साइकिल ऑफ रिवोल्ट एंड रिप्रेशन है कि एक बार लोग रिवोल्ट करते हैं, फिर राजा इनको रिप्रेस करता है, दबाता है, फिर लोग यूनाइट होते हैं, फिर से रिवोल्ट करते हैं, फिर राजा इनको रिप्रेस करता है। ये जो साइकिल है, इसको अगर तोड़ना है, इसको अगर रोकना है, तो इस लिबरल मिडिल क्लास को कुछ कंसेशंस देने पड़ेंगे, कुछ छूट देनी पड़ेंगी। भाई इसको शांत बिठाने के लिए कुछ तो छूट देनी पड़ेंगी। ये राजा लोगों को समझ में आने लगा, और ये स्पेशली हुआ ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में। देखो,
दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। मोनार्क्स को ये समझ में आ गया, दे बिगेन टू रियलाइज दैट द साइकिल्स ऑफ रिवॉल्यूशन एंड रिप्रेशन could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries। तो जब 1848 के रिवॉल्यूशंस हो गए, द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बोले तो रशियन एम्पायर, हैब्सबर्ग ऑस्ट्रियन वाला जो एम्पायर है वो एम्पायर, दे बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस, उन्होंने कुछ बदलाव लाना शुरू किया, ऐसे बदलाव जो कि वेस्टर्न यूरोप में ऑलरेडी आ चुके थे 1815 से पहले ही। नेपोलियन जो काम करके चला गया था, उन चेंजेस को सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के जो राजा थे उन्होंने अब इंप्लीमेंट करना शुरू किया। जैसे सर्वडम को अबॉलिश किया, बॉन्डेड लेयर को अबॉलिश किया, रशिया में और हैब्सबर्ग में दोनों जगह पे अब आके सर्वडम और लेबर, बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश किया गया। ये वेस्टर्न यूरोप में नेपोलियन पहले ही कर गया 1815 से पहले। ये लोग क्यों कर रहे थे? ये लोग इसलिए कर रहे थे ताकि ये जो लिबरल मिडिल क्लास है जो बार बार रिवोल्ट करती है, ये थोड़े टाइम के लिए शांत बैठे। द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867। अच्छा, 1848 में जर्मनी के लोगों ने क्या किया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया, वो अपन ने देखा। अगला चैप्टर है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली के बारे में। जर्मनी का एक हिस्सा अपन ने पढ़ लिया है, अगला हिस्सा एक छोटा सा सेक्शन में दिया हुआ है अगले चैप्टर में, वो अपन देख लेते हैं एक साथ। इटालियन यूनिफिकेशन अलग से पढ़ेंगे। देखो, जर्मनी की कहानी बुक में दे नहीं रखी बट बड़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ी बहुत कहानी सुना देता हूँ ताकि थोड़ा याद करने में इजी रहें चीज़ें। जर्मनी के यूनिफिकेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है बिस्मार्क। मतलब पूरा यूरोप जर्मनी के यूनिफिकेशन के अगेंस्ट था, खिलाफ था। कोई नहीं चाहता था कि जर्मनी यूनिफाई हो। बड़ा सिंपल सा कारण था उसका कि जर्मनी में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जर्मनी की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। अगर ये यूनिफाई होता तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशंस बनता और आसपास के जो नेशंस हैं वो वीक होते इसके कंपैरिजन में। तो कोई नहीं चाहता था कि जर्मनी यूनिफाई हो, लेकिन बावजूद इसके बिस्मार्क आता है और ऐसा गेम खेलता है ना कि यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इसकी पॉलिसी का नाम नहीं दिया, इसकी पॉलिसी को बोलते हैं पॉलिसी ऑफ एंट्रैपमेंट। एंट्रैपमेंट मतलब फंसाना। ये बड़ा स्मार्टली आसपास के राजाओं को फंसाएगा, पागल बनाएगा और जर्मनी को यूनिफाई करेगा। कहानी सुन लो ब्रीफ में। देखो, ये जो रीजन है श्लेस्विग एंड होल्स्टीन, ये रीजन हुआ करता था डेनमार्क की प्रोटेक्शन में। देख रेख किसके पास थी? डेनमार्क के पास में। बिस्मार्क जैसे ही चीफ मिनिस्टर बना तो बिस्मार्क गया डेनमार्क के पास में और डेनमार्क के कान में जाके बोला कि भाई प्रोटेक्शन तो तेरे अंडर है ही, सारा पैसा वैसा खर्च तू करता है, ध्यान देख रेख सारी तू करता है इस रीजन की, क्यों ना इस पे कंट्रोल कर ले, कब्जे में ले ले इसको। डेनमार्क ने बोला यार बात तो सही है। डेनमार्क ने कब्जे में लेने की शुरुआत करी और अपन ने ये पढ़ा था कि ये जो जर्मन स्टेट्स थी 39, इनका अल्टीमेट बॉस कौन था? ऑस्ट्रिया। ये किसके प्रोटेक्शन में थे? ऑस्ट्रिया के में। बिस्मार्क ने डेनमार्क के कान में ये कह दिया कि तू इसको कब्जे में ले ले और बोल के ये भाई भाग के गया ऑस्ट्रिया के पास में। कहाँ गया? ऑस्ट्रिया के पास में। और ऑस्ट्रिया वालों को बोला कि देखो भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी थी हमारी प्रोटेक्शन करना और ये डेनमार्क देखो बदतमीजी कर रहा है, अब कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। ऑस्ट्रिया बेचारा लड़ना नहीं चाह रहा था, ऑस्ट्रिया की इकोनॉमिक कंडीशन पहले ही खराब थी, लेकिन अब ऑप्शन क्या था? ऑस्ट्रिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो ऑस्ट्रिया ने बोला कि चलो डेनमार्क के अगेंस्ट लड़ाई लड़ेंगे। ऑस्ट्रिया चला डेनमार्क के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। ये भाई बड़ा स्मार्टली बिस्मार्क पीछे से बोला कि देखो भाई तुम अकेले नहीं हो, पीछे से मैं भी आ रहा हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ। और डेनमार्क वो छोटा सा बच्चा नेशन, उसको हवा ही नहीं लगी। वो पिटते पिटते ये सोच रहा था कि यार कल परसों तो ये बिस्मार्क बोल रहा था कि कब्जे में ले ले, आज जब कब्जे में ले रहा हूँ तो ये खुद ही सामने से आके लड़ रहा है। ऑस्ट्रिया और प्रूशिया ने मिलकर डेनमार्क को मारा। डेनमार्क बेचारा ये छोटा बच्चा हार गया, कोने में बिठा दिया गया इसको कि तू चल इधर। अच्छा, जब ये जीत गए तो बिस्मार्क फिर ऑस्ट्रिया के कान में बोला कि भाई देखो लड़ा तो मैं भी था तुम्हारे साथ, तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। ऑस्ट्रिया ने बोला बात तो सही कह रहा है। तो ये जो शैश्विक वाला रीजन है इसकी प्रोटेक्शन मिली किसको? ऑस्ट्रिया को। इसकी प्रोटेक्शन किसको मिल गई? ऑस्ट्रिया को। और ये जो होल्स्टीन वाला रीजन है इसकी प्रोटेक्शन किसको मिल गई? प्रूशिया को। किसको मिली? प्रूशिया को। अच्छा, इस लड़ाई का एक फ़ायदा बिस्मार्क को ये हुआ कि एक तो होल्स्टीन मिल गया और दूसरा फ़ायदा ये हुआ
कि बिस्मार्क को समझ में आ गया कि ऑस्ट्रिया उतना पावरफुल नहीं है जितना यूरोप ने माना हुआ है इसको। तो बिस्मार्क ने इस ऑस्ट्रिया के उंगली करना शुरू किया। रशियन एम्पायर था इधर, बिस्मार्क गया रशियन एम्पायर के पास में। रशियन एम्पायर का ईस्टर्न यूरोप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। बिस्मार्क बोला कि तुम्हारा ईस्टर्न यूरोप में कोई प्रॉब्लम है? रशिया बोला हाँ भाई। बिस्मार्क बोला तुम्हारा भाई है, जब सपोर्ट चाहिए जब हेल्प चाहिए याद करना। रशिया वाले खुश हो गए कि यार अच्छा आदमी है। इधर इटली वाले लोग यूनिफाई होने की कोशिश कर रहे थे। अब मजे की बात देखो, ये खुद यूनिफाई नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन ये इटालियन यूनिफिकेशन चल रहा था। वहाँ गया और वहाँ बोला कि इटालियन यूनिफिकेशन में सपोर्ट चाहिए। लोग बोले हाँ चाहिए। बिस्मार्क बोला तुम्हारा भाई है, कभी भी याद करना। इटली वाले खुश हो गए कि यार आदमी बड़ा अच्छा है। इधर फिर फ्रांस में राजा हुआ करता था, फ्रांस में लीडर हुआ करता था नेपोलियन थर्ड। ये नेपोलियन थर्ड के पास में गया, बोला कि देखो भाई मेरा सपोर्ट करो, मेरे साथ रहो और ऑस्ट्रिया के साथ मत जाना, जीतूंगा तो तुम्हें बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स दूंगा। नेपोलियन थर्ड बोला सही है यार, बढ़िया आदमी है, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, फ्री में बैठे। नेपोलियन को ये था कि अगर लड़ाई खत्म हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो मैं मीडिएटर की तरह से जाऊंगा और फिर मीडिएटर की तरह से सारी चीज़ें अपने फेवर की मीडिएट करूंगा, इन दोनों को खा जाऊंगा। लेकिन बिस्मार्क स्मार्ट निकला। बिस्मार्क ने 1.5-2 हफ्ते में ऑस्ट्रिया को हरा दिया। प्रूशिया और ऑस्ट्रिया की लड़ाई हुई और ऑस्ट्रिया को हरा दिया गया। ऑस्ट्रिया बेचारा आंखें मलते रह गया कि कल तक जो सबसे पावरफुल किंगडम था, जिसके सपोर्ट में पूरा यूरोप रहता था, वो अचानक आज गायब है। ऑस्ट्रिया को हवा ही नहीं लगी, ऑस्ट्रिया हार गया। अब जैसे ही ऑस्ट्रिया हारा, बिस्मार्क घूमा नेपोलियन की तरफ। अच्छा, नेपोलियन ने क्या है, जर्मनी के कुछ नेचुरल रिसोर्सेज वाले रीजन्स को कब्जे में लिया हुआ था। ये क्या, नेपोलियन थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी था। नेपोलियन थर्ड थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी था। इसने बोला, बिस्मार्क ने बोला कि भाई ये रीजन हमें दे दो। नेपोलियन बोला कि ये तो मिलेगा ही नहीं, तूने मेरे को गिफ्ट्स प्रॉमिस किए थे, वो कहाँ हैं? इसने थोड़ा सा और उंगली की, भड़काया उसको। ये गुस्सा हो गया नेपोलियन बच्चों की तरह, बोला तुझे मारूंगा, ऑस्ट्रिया को मारूंगा, आसपास के राइनलैंड वगैरह इन सबको मारूंगा। बच्चे की तरह बोला कि लिख के दे रहा हूँ तुझे, कल पीटूंगा। और इसने लिखना शुरू कर दिया। बिस्मार्क ऐसे हाथ फोल्ड करके बैठा हुआ था कि बेटा लिख ले। जब उसने लिखा दिया तो बोला कि महाराज मैं जाऊँ? नेपोलियन बोला हाँ जा। कि वो पन्ना दे दो मेरे को। बोला पन्ने का क्या करेगा? कि मोहर लगा देना, आप बड़े राजा हो, मेरे को याद रहना चाहिए कि आपने क्या बोला है। नेपोलियन थर्ड बच्चों की तरह मोहर लगा के लिख के दे देता है। और ये जैसे ही उस मीटिंग से बाहर आया, सबसे पहले गया राइनलैंड वालों के पास में, बोला देखो ये नेपोलियन ने लिखा है, मारेगा तुम्हें। आसपास के जितने भी जो भी कंसर्न पार्टीज थी उनके पास में गया कि देखो ये पीटेगा तुम्हें, फिर कल को मुझे मत बोलना। नेपोलियन बेचारा मुंह धो के सोया था रात को, सुबह आंखें नहीं धोया था। उससे पहले तो ये पूरा रीजन कैप्चर कर लिया इसने। हवाई नहीं लगी नेपोलियन को कि हुआ क्या। और इन 3 लड़ाइयों के बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट हुआ। इसमें बहुत सारे ट्रीटीज वगैरह हैं, वॉर्स वगैरह हैं, लंदन एग्रीमेंट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो तुम्हारे काम की नहीं है। कहानी मैंने सिर्फ इसलिए सुना दी क्योंकि किताब में कहानी दे नहीं रखी। कहानी से थोड़ा बहुत याद रहेगा कि क्यों लड़ाई हुई है, किसने लड़ाई करी है। बस ये याद रखना कि बिस्मार्क सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। देखो फ्रांस में सिनेरियो क्या था कि 1848 में फ्रांस के लोगों ने कोशिश करी थी, जर्मनी के लोगों ने कोशिश करी थी कि हम भैया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाएंगे। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वगैरह तक बना लिया था इन्होंने, लेकिन ये लोग फेल हो गए थे। इनको फेल कैसे हुए थे कि मिलिट्री यूनाइट हो गई थी और इनका जो सोशल सपोर्ट था वो खत्म हो गया था। मिलिट्री, मोनार्की, और मिलिट्री और मोनार्की ने लार्ज लैंडलॉर्ड्स जिनको बोलते हैं जंकर्स, उनकी हेल्प से इस 1848 के रिवोल्ट को दबा दिया था जर्मनी में। तो फाइनली प्रूशिया ने ये इनिशिएटिव लिया, प्रूशिया ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम करेंगे जर्मनी को यूनिफाई। और इसमें स्पेशली रोल रहा इस आदमी का, ऑटोवन बिस्मार्क, द ग्रेट ऑटोवन बिस्मार्क। ये जब चीफ मिनिस्टर बना तो इसने बोला कि अब मैं करूँगा जर्मनी को यूनिफाई। ये बेसिकली आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन है। इसने पूरा डिजाइन रचा कि जर्मनी को कैसे यूनिफाई किया जाएगा। ऑटोमन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी। ऑटोमन बिस्मार्क ने 3 वॉर्स लड़े, 3 लड़ाइयाँ लड़ी 7 साल में। किस किस के अगेंस्ट अभी अपन देख के आए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के अगेंस्ट में। तीनों वॉर से जीता, प्रूशियन आर्मी जीती, एंड दिस कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। यूनिफाई हो गए तो 18 जनवरी 1871 को सभी जर्मन स्टेट्स के बड़े बड़े प्रिंसेस, ऑटोमन बिस्मार्क,
राजा वगैरह सब कहाँ मिले, पैलेस ऑफ वार्शिलिस में। और पैलेस ऑफ वार्शिलिस में ताजपोशी की गई, एक नया एम्परर बनाया गया जर्मनी का, एक नया जर्मन एम्परर बनाया गया। कौन? केसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया। क्या हुआ? ऑन 18 जनवरी 1871 an assembly comprising of princes of German states, representatives of army, Prussian ministers, including Ottoman Bismarck, gathered in the unheated Hall of Mirrors in the Palace of Versailles to proclaim a new German empire headed by केसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया। केसर विलियम वन को क्या बना दिया गया? एम्परर बना दिया गया जर्मनी का। अच्छा, जब ये लड़ाई लड़ी गई तो लोगों को समझ में आ गया कि यार प्रूशिया पावरफुल है, इसने प्रूशिया की पावर को दिखाया। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर। और फिर बिस्मार्क ने, इस पूरे एम्पायर ने बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए, ऐसे रिफॉर्म्स किए, ऐसे मॉडर्नाइजेशंस किए, जिसकी वजह से जर्मनी इंटैक्ट रहा, जर्मनी नेशन की तरफ बनने की तरफ प्रोग्रेस करता रहा, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बना। द न्यू स्टेट प्लेस्ड स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ, करेंसी में मॉडर्नाइजेशन किया, बैंकिंग में, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम में किया। और जो प्रूशियन मेजर्स थे, जो प्रूशिया में मेजर्स और प्रैक्टिसेस चलते थे, वो एक तरह से मॉडल बने रेस्ट ऑफ द जर्मनी के लिए। ये जो फोटो है, ये है ऑटोवन बिस्मार्क का, द ग्रेट ऑटोवन बिस्मार्क का। अच्छा, जर्मनी का जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हैं? रिचस्टैग। उसको क्या बोलते हैं? रिचस्टैग। ये है जर्मन यूनिफिकेशन की कहानी। इसके बाद इटालियन यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक और इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।